हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई सीरीज़ में जो कि आज स्टार्ट होने वाली है। PYQ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम बहुत ही बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि टीम टीचिंग। अरे वाह, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले जो टीम टीचिंग का है वो टीम क्या है? टीचर्स की है जो प्रिपेयर करते हैं टीचिंग प्लान, स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र हैं वो एक हमारी शिक्षण की योजना को बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, या फिर टीचर और स्टूडेंट्स साथ मिलकर उसको प्रिपेयर करते हैं और उसका क्रियान्वयन यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं क्या है इसका आंसर। पॉज कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर। इससे पहले कि मैं आपको सही आंसर बताऊं, हम समझ लेते हैं कि टीम टीचिंग होता क्या है। असल में टीम टीचिंग कुछ नहीं है जब टीचर्स आपस में, जो शिक्षक हैं, वो सक्रिय रूप से एक दूसरे को सहयोग करें, कोलैबोरेट करें, अपने लेसन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको साझा करते हैं, उनको प्लान करते हैं, उनका वितरण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यानी कि उसकी प्लानिंग, उसकी डिलीवरी और उसका असेसमेंट करते हैं। तो जो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ठीक है, जो ये सहयोगात्मक प्रयास है, यही क्या है? टीम टीचिंग है। यही क्या है? हमारी टीम टीचिंग है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। तो टीम टीचिंग एक ऐसे फॉर्म है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कि उसके अंदर किस चीज़ का विकास हो रहा है? टीचर्स का विकास हो रहा है। कैसे? वो आपस में हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या करने में? टीचिंग को बेहतर बनाने में। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? टीम टीचिंग। जब दो या दो से ज़्यादा टीचर्स साथ में आए, मिले, सहयोग करें और लेसन प्लान तैयार करें, उनके स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा पाएँ। इससे क्या होगा? जो टीचर्स हैं ना, उनके अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, हर टीचर के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, तो वो सब कोलैबोरेट कर पाएंगे, वो सब को इकट्ठा कर पाएंगे। इसका आंसर है फर्स्ट, जो कि टीचर्स हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड। अध्यापक जो कि इस शिक्षण योजना को तैयार करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है टीचिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है टीचिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन भी कई बार घुमा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन PYQ से, टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या है? टीचिंग स्ट्रैटेजी एक प्लान है उद्देश्य को प्राप्त करने का, या फिर एक मेथड है, कोई एक विधि है शिक्षण की, या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है किसी क्लास में, है ना, कक्षा में अतिरिक्त कोई क्रिया है, या इनमें से कोई भी नहीं। शिक्षण व्यू यानी कि स्ट्रैटेजी क्या है? क्या है इसका आंसर? देखते हैं, यानी कि ए, प्लान टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग स्ट्रैटेजी व्यू क्या है? एक रणनीतियाँ जो वो हैं, क्या है? ये विधि होती हैं, तकनीकें होती हैं, प्रोसीजर है, यानी कि प्रक्रिया है कि हमें टीचिंग करनी कैसे है क्लास में। मैं अब आई हूँ यहाँ पर, ये PPT है मेरे पास, तो मेरी कोई स्ट्रैटेजी है ना कि आज मैं इतने क्वेश्चंस कराऊंगी, ये आपको पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो ये सब क्या है? ये क्या है? हमारा टीचिंग स्ट्रैटेजी है। टीचिंग स्ट्रैटेजी या फिर टीचिंग व्यू या रणनीति है। ठीक है, ये सब किस में आएगा? हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी एक क्लासरूम में टीचर को पढ़ाना है तो वो अपनी सोच से लेके आएगा, ठीक है, कि आज हम इतना पढ़ा पाएंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम इतना कवर कर लेंगे। तो वो क्या, किस चीज़ में आएगा? टीचिंग स्ट्रैटेजी में आएगा। प्लान हो गया, मेथड हो गया, कोई तकनीकें यूज़ करने वाले हैं, लर्निंग बाय डूइंग जैसे कि, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो सब टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी इसी स्ट्रैटेजी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा आ गया आंसर, प्लान टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हमारे,
कि जो सीनियर फीमेल स्कूल टीचर है एक, ठीक है, एक वरिष्ठ महिला है जो स्कूल अध्यापक के लिए हो रही है, इज अबाउट टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ अ लो परफॉर्मिंग प्राइमरी स्कूल। एक जो कि लो परफॉर्मिंग प्राइमरी स्कूल है उसके लीडरशिप वाले रोल को ले रही है, सीनियर है, याद रखिएगा सीनियर टीचर है। विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी टीचिंग व्हाट कैन बी द बेस्ट स्टेप टू बिगिन द प्रोसेस विद। अब ये कह रहे हैं क्या, किसकी बात आ गई, क्वालिटी टीचिंग की बात आ गई, क्वालिटी टीचिंग की बात आ गई। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस उसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहला है कि वो पहले ऑब्जर्व करे कि हर एक क्लास के अंदर कि भाई कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कैसे निर्देशों का पालन हो रहा है, या फिर वो खुद पढ़ाने लग जाए सब में, टीचिंग टू हर सेल्फ, राइट। थर्ड में है कि कंपेयरिंग टीचर्स परफॉर्मेंस फॉर फ्यूचर रिप्लेसमेंट्स। क्या कर रहा है ये कि टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर कर रहे हैं फ्यूचर, क्यों, एक टीचर का ये एक दूसरे टीचर का ये, उसको कंपेयर करके, ताकि जिसका अच्छा नहीं है उसे निकाल दे। टीचर रिप्लेसमेंट से शुरू करना चाहिए उसे, या इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए इसका आंसर जल्दी जल्दी और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। राइट, सो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, फर्स्ट अरेंजिंग टू ऑब्जर्व इंस्ट्रक्शन इन ईच क्लास। क्या करे, वो प्रत्येक कक्षा में देखे कि किस हिसाब से निर्देश दिए जा रहे हैं और उनका कैसे पालन हो रहा है। तो जो क्वालिटी टीचिंग है ना, क्वालिटी टीचिंग वो कहती है, किसकी बात करती है, सबसे पहले आप एनालाइज करिए, क्या किस चीज़ को एनालाइज करिए, किस चीज़ का विश्लेषण करिए, जो हमारी समस्या हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग, उसका विश्लेषण करिए। यानी कि आज अभी हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम उसका क्या देखेंगे, रूट कॉज, यानी कि मूल कारण क्या है उस दिक्कत का, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है हमारी, उसमें टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर तो अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं सुन रहे। तो पहले पता होना चाहिए ना कि दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत टीचर में आ रही है या दिक्कत स्टूडेंट्स की साइड से आ रही है या दिक्कत एनवायरनमेंट में आ रही है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल साइड में कोई काम चल रहा है तो पढ़ाने में दिक्कत होगी, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हमें क्लासरूम में दिक्कत आ रही है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। फिर उसके बाद क्या समझेंगे कि उस प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है। प्रॉब्लम मान लो कि बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है कि बराबर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मशीनें चलती हैं, तो उस वजह से हम सुन नहीं पाते। तो ये क्या हो गया, उसका रूट कॉज, यानी कि मूल कारण उस चीज़ का। फिर तीसरा क्या होगा जो क्वालिटी टीचिंग के अंदर आएगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी, जो भी सीनियर है हमारी स्कूल टीचर उसको देखेगी, फिर उस जो सिचुएशन है उसको रेक्टिफाई करेगी, यानी कि उसको बदलेगी। उस अगर एनवायरनमेंट बदला जा सकता है तो एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करेगी, अगर स्टूडेंट को समझाया जा सकता है तो स्टूडेंट को समझाएगी, या कोई और जो तकनीकें हैं जो हमारी टीचिंग के मैगज़िम हैं अलग अलग, उनको यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी, किसके अंदर, क्वालिटी टीचिंग के हिसाब के अंदर। अरे ठीक है, अभी इसका आंसर बता दिया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नोन टू अननोन क्या है, एक टीचिंग मेथड है, एक टीचिंग मैगज़िम है, एक टीचिंग टेक्निक है, या एक टीचिंग डिवाइस है, क्या है ये, सोचिए सोचिए। अभी मैंने इसका जवाब बताया था, आप लोग पीछे भी करके देख सकते हैं कि मैम ने अभी एक वर्ड बोला था, वो क्या है, बार बार बोल रही थी मैं वो वर्ड, वही है इसका आंसर। यस, इसका आंसर है टीचिंग मैगज़िम। ठीक है, ये एक टीचिंग मैगज़िम है, लेकिन टीचिंग मैगज़िम यानी कि टीचिंग शिक्षण जो के हमारे सूत्र हैं वो क्या है। ठीक है, तो देखो, एक जो टीचिंग है ना वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है ना, कला और विज्ञान दोनों है। इसके अंदर क्यों हमें नॉलेज चाहिए बहुत सारी, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए। टीचर, मेरे पास नॉलेज नहीं होगी तो मैं आप लोग को कैसे पढ़ाऊंगी, है ना। तो एक क्लासरूम के अंदर टीचर को नॉलेज भी होनी चाहिए और उसके अंदर कला भी होनी चाहिए। किस चीज़ की, सामने वाले को पढ़ाने की। कई बार क्या होता है, हमें पता तो होता है कि क्या चीज़ कैसे है, लेकिन उस चीज़ की कला नहीं है पढ़ाने की, तो क्या है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो कुछ ना मैगज़िम होते हैं, मैगज़िम यानी कि सूत्र कैसे बनाए गए हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे ये मैगज़िम बनाए गए हैं।
अब भाई मेरे को मान लो 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, तो अब मुझे क्या है 10 साल तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से तो क्या कुछ नॉलेज गेन करी कि इस सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं। सो सिमिलरली जो कई सारे जो टीचिंग के यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं ना, उनको टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पहचाना और उनसे एक नॉलेज को इम्पार्ट करने का, एक इंस्ट्रक्शन डिलीवरी के लिए, यानी कि एक जो हमारी क्लास में पढ़ाने के तरीके हैं उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर बना दिया, ठीक है, यानी कि उसमें जो उससे मदद करेगा, आपको जो लेसन जो डिलीवरी है टीचर्स को उसके अंदर हेल्प करेगा। तो वही क्या है, मैक्सिम्स हैं हमारे 12 मैक्सिम हैं। कितने? 12 जो हमने पढ़ने हैं इसके अंदर। सो सबसे पहला जो इस क्वेश्चन के अंदर था वो था नोन टू अननोन। टीचर किससे स्टार्ट करेगा? नोन, जो आपको ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जाएगा। जो आपको ऑलरेडी ज्ञात है पहले उसको वो बताएगा कि अच्छा आपको ये पता है, तो अच्छा ये देखो ये ऐसे होता है। फिर आगे जाके जो आपको अज्ञात है उससे रिलेट करके आपको वो चीज़ समझाएगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे हैं, सरल से लेकर जटिल तक, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जैसे कॉन्क्रीट छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल देख रहे हो, ये ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। लेकिन फिर एब्स्ट्रैक्ट हम उसे नोटेशंस भी बताते हैं कि एप्पल क्या खा भी सकते हैं, है ना। तो हम क्या जा रहे हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं कि एप्पल एक पेड़ के ऊपर होता है, वहाँ से पहले सीड से एप्पल बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ पे एप्पल आता है, एप्पल से आप वो खाते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन पहले हम क्या दिखाते हैं, पहले तो बच्चों को एप्पल ही दिखाते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट, यानी कि ठोस सबूतों के साथ उसे सिखाते हैं हम, है ना। फिर पर्टिकुलर टू जनरल हो गया कि हम एक कोई चीज़ बताएंगे आपको पर्टिकुलर, फिर उसको आगे जाके सामान्य रूप से जनरलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि 2 + 2 तो 4 होता है, ठीक है, और 4 + 2 भी 6 होता है। तो आप कह रहे हो ये कैसे हो रहा है, तो पहले मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ें बता रही हूँ कि इसको ऐसे करोगे, इसमें 2 ऐड करोगे तो ये होगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो ये होगा। फिर मैं क्या करूँगी, जनरलाइजेशन, इसका टेबल आपको बताऊँगी, है ना, इसका 2 का टेबल आपको सिखाऊंगी। तो हम क्या जा रहे हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं, होल से पार्ट की तरफ, कि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बता दिया मैक्सिम का पहले कि मैक्सिम होता क्या है, होल कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम क्या इसके पार्ट को देख रहे हैं। सो संपूर्ण से उसके अंश की ओर जाना भी एक मैक्सिम है। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत, यानी कि साइकोलॉजिकल, जो आप सोचते हो उसको लॉजिक के साथ मैच कराना भी एक मैक्सिम है, ठीक है। एनालिसिस से सिंथेसिस, इंडक्शन से डिडक्शन, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, कि एक्चुअल में ये है और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, है ना। या फिर इमीडिएट टू रिमोट, डेफिनेट टू इनडेफिनेट। ये सब हमारे 12 मैक्सिम है जो हमने अपने क्लासेस में पढ़े हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो बिहेवियर है, द बिहेवियर ऑफ अ टीचर मे बी फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी कि शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है कम्युनिकेशन, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये कुछ ट्रू है, या ये इनमें से कुछ भी नहीं है, कि कुछ फॉल्स हो गया, इनमें से कुछ भी नहीं। तो सोचिए। सही जवाब, सो ये बिल्कुल सही है। तो हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं, आईसीटी के अंदर क्या है कि जो हम पढ़ाते हैं, जो हम बोलते हैं, मैं जो बोल रही हूँ उसका तो इम्पैक्ट है ही, लेकिन जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मैं कैसे बैठ के पढ़ा रही हूँ, कैसे मेरे हाथ चल रहे हैं, है ना, कैसे मेरे आँखें हो रहे हैं, सो ये क्या है, कैसे मेरे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ये सब है हमारे नॉन वर्बल क्यूज़, ठीक है। सो ये नॉन वर्बल अशाब्दिक क्यूज़ हैं। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा, है ना। अगर मैं भी एनर्जेटिक हूँ क्लास में तो भी आपको मज़ा आएगा। तो वो क्या है, जो टीचर का बिहेवियर है वो वर्बल भी और नॉन वर्बल भी होना चाहिए, ठीक है। नॉन वर्बली जैसे कि आपके वॉइस से, ठीक है, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे एक्सप्रेशन है आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप कैसे घूम रहे हो क्लास के अंदर, वो सब भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो हर एक चीज़ को नोट करते हैं, ठीक है। तो
इसका क्या आंसर हो गया कि जो टीचर का बिहेवियर है वो दोनों वर्बल भी, जो वो बोल रहा है वो भी सही होना चाहिए ना, नहीं तो बोलेगा इसे आता ही नहीं है। तो क्या है, जो बोल रहा है वो सही होना चाहिए और जैसे बोल रहा है वो उसका तरीका भी सही होना चाहिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि डिवोशन टुवर्ड्स द टीचिंग वर्क, ठीक है, या फिर डिज़ायर टू बिकम द टीचर, या ऑल द रिक्विजिट्स एबिलिटीज़ फॉर प्रोफेशन ऑफ अ टीचर। मतलब कि सारे जो शिक्षण के लिए हमें योग्यताएं चाहिए उनका सब उनका व्यवसाय कह सकते हैं हम, है ना, या फिर एक गुड रेपो या छात्रों के साथ एक अच्छा मेलजोल बना के रखना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, आपका क्या सिलेबस है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही तो बोलते हो आप उसे, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वो एक्चुअली है क्या, उसका मतलब क्या है कि आप बस टीचिंग वर्क की तरफ डिवोटेड हो, मतलब कि आप उसकी तरफ संपन्न हो, ठीक है, या फिर आपको टीचर बनना है इसलिए उसका मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको इच्छा है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड है। या फिर हमारे जो व्यवसाय हैं, टीचिंग का व्यवसाय है, उसके अंदर हमारी जो वांछित योग्यताएं हैं, यानी कि जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो सारी हैं या नहीं है। और लास्ट है गुड रेपो विद द स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ एक अच्छा मेलझोल बनाना। सो इसका आंसर है, सोचिए, यस, सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल दी रिक्विजिट एबिलिटीज़ फॉर प्रोफेशन ऑफ अ टीचर, जो भी एबिलिटीज़ हैं, हम सब के बारे में पढ़ते हैं ना इसके अंदर, हम मैक्सिम के बारे में भी पढ़ते हैं और हम अपनी टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, हम प्लानिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना, हम डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो ये सब हमारा सिलेबस क्या है कि आपके अंदर एबिलिटीज़ कितनी हैं प्रोफेशन को लेके। सो इसका आंसर है सी, ऑल दी रिक्विजिट एबिलिटीज़, जिसके अंदर टीचिंग वर्क भी आ जाएगा, इच्छा भी आ जाएगी टीचर बनने की, और स्टूडेंट्स के साथ रेपो बनाना भी एक टीचिंग प्रोफेशन का पार्ट है। सो ये सब किस चीज़ में आ जाएगा, हमारे सारे एबिलिटीज़ यानी कि वांछित योग्यताएं के अंदर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है ओके, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पहले से ही देख कर आए हैं और समझ कर आए हैं कुछ वीडियोस लेक्चर की क्लास में आने से पहले। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कक्षा में आने से पूर्व हमारे विद्यार्थी हैं वो पहले से ही देख कर आए हैं कि आज मान लो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लास लेनी है, मान लो आज मैक्सिम की क्लास है, तो आप पहले से ही मैक्सिम की एक यूट्यूब वीडियो देख के आए हैं, है ना, क्लास के अंदर। तो आपको उसको हम क्या कहेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, ये लेक्चर मेथड का एग्जाम्पल है, ये फ्लिप्ड कक्षा का एग्जाम्पल है, फ्लिप्ड क्लासरूम का, या प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी कि क्रमादेशित लर्निंग की, या फिर प्रोजेक्ट मेथड, या फिर परियोजना विधि की, किसका हो सकता है ये, सोचिए ज़रा थोड़ा सा। लेक्चर मेथड कि एक टीचर आ रहा है और वो डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड पलटना, सोचो थोड़ा कि रोल पलट रहे हैं कि यहाँ पे फ्लिप्ड हो रहे हैं, ठीक है। और प्रोग्राम्ड कि एक तरीके से चल रहा है, और एक प्रोजेक्ट मेथड कि जिसके अंदर टीचर्स आपको दे देते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट बना के लाना, तो वो क्या है, वो प्रोजेक्ट मेथड है। आप सीख रहे हैं किससे, एक प्रोजेक्ट बना के उसके बारे में आप पूरी चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो वो सब क्या है, एक प्रोजेक्ट मेथड है। सोचिए क्या हो सकता है ये, बिल्कुल सही इसका आंसर है फ्लिप्ड क्लासरूम। सो फ्लिप्ड क्लासरूम के मतलब क्या हो गया, ये ना बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, मतलब कि व्यक्तिगत लर्निंग है। इसके अंदर हम ना जो कि स्टूडेंट्स हैं पहले से ही पढ़ के आते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा सा अनुभव हो जाए, पता लग जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ के आए हैं और फिर आप क्लासरूम में आके उस चीज़ को समझ रहे हैं जो टीचर बता रही है, तो क्या आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप तर्क वितर्क कर पाएंगे उस चीज़ को लेके या नहीं? जी हाँ, आप उस चीज़ को लेके तर्क वितर्क कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक पहले से ही उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बना ली,
है ना। तो अगर आपको उसके बारे में पहले से ही अंडरस्टैंडिंग आ गई, स्टूडेंट्स जो हैं वो मटेरियल से पहले ही देख चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को अगर डिफ़िकल्ट है तो बाद में दोबारा देख सकते हैं, है ना। तो अगर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं तो क्या होगा, इससे हमारी क्लासरूम जो होगी बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होगी, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, मैंने तो पढ़ा है, मुझे इसका जवाब पता है जो मैम बता रही हैं, है ना। तो ये क्या है, इंटरैक्शन बढ़ेगा, किसका, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। कोलैबोरेटिव मतलब साथ लेके चलेंगे हम सबको, टीचर और स्टूडेंट साथ लेकर सारे स्टूडेंट्स को हम एक लर्निंग का प्रोसेस करेंगे अपनी क्लास में, है ना। सो ये क्या है, और सारे के सारे एक साथ काम कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अप्लाई करने में, जो कि उन्होंने अभी तक क्लास में लर्न किया है और जो वो पहले से पढ़ के आए थे। तो उनकी नॉलेज क्या हो गई, एक पहले जो पढ़ के आए हैं उसमें एडिशन जो क्लास में हो गया, है ना। तो क्या उनको एक्सपीरियंस अच्छा होगा लर्निंग का, लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा उनका। हाँ जी, बिल्कुल लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा उनका, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि भाई वो क्लास में डिस्कशन के लिए रेडी होंगे, कुछ भी डिस्कशन करना है, बातचीत करनी है, तर्क वितर्क करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज हैं, ये सब के लिए रेडी होंगे वो क्लास के अंदर, है ना। सो ये सब क्या होगा, ये किसका पार्ट है, फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा खुद पहले से पढ़ के आ रहा है। फ्लिप्ड मतलब कि पलट रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इन अ क्लासरूम एन इफेक्टिव लिसनर। अच्छा, क्लासरूम में लिसनर खाली स्टूडेंट होता है कि टीचर भी लिसनर का रोल निभाता है क्लासरूम में। यस, सो टीचर भी एक लिसनर का रोल निभाता है क्लासरूम में और लर्नर भी एक लिसनर का, लेकिन एक्टिव रोल दोनों का होता है क्लासरूम में, दोनों का होना चाहिए क्लासरूम में, है ना। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक से सुनूंगी नहीं तो मैं उसको जवाब कैसे दूंगी, उनको रिजॉल्व कैसे कर पाऊंगी। सो इफ़ेक्टिव लिसनिंग दोनों के पार्ट पे होनी चाहिए। अब आता है कि एक क्लासरूम में अगर इफ़ेक्टिव लिसनर है तो वो क्या करेगा, वो आपका डिस्ट्रैक्शंस जो भी आपके प्रतिरोध है उनको जो आपका ध्यान भंग होने के लिए करते हैं उसको प्रतिबंधित करेगा, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपके डाइवर्जन लाएगा, विचलन चाहता है, या फिर मैसेज को फिल्टर करेगा, यानी कि आपके जो मैसेज है उसे उनका निस्पंदन करेगा, या फिर आपको जो भी आपकी मैसेज डिलीवरी है जो आप पढ़ाना चाह रहे हो उसको जज करेगा बैठ के, जो कि इफ़ेक्टिव लिसनर है। वो क्या करेगा इनमें से, जी हाँ बिल्कुल सही, वो एक आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है क्लास में उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आप उसको मतलब नहीं है ना कि क्या क्लास में क्या चल रहा है, उसे क्या है जो आप बोल रहे हो वो उसे रिसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जो एक इफ़ेक्टिव लर्नर होता है, जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग होती है, उसके लिए स्टूडेंट को क्या क्या करना होना चाहिए, वो फिज़िकली और मेंटली दोनों रिलैक्स होना चाहिए उसका एटीट्यूड। अगर बहुत ज़्यादा वो होगा अरे 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 ये क्या हो रहा है ऐसे, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, है ना। या फिर कोई इंटरेस्ट, मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन उस चीज़ को पूरे लेसन में रखता है कि मुझे इस लेसन में इंटरेस्ट है, मुझे इस लेसन को पढ़ने का मोटिवेशन है ना। और अपनी इमेजिनेशन भी इसके अंदर वो लगाता है। अपने इन्वायरमेंटल बैरियर्स और डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि मैंने बताया कि इनको भी रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इसमें क्या हो गया, उससे बिवेयर रहता है, जो कि डिस्ट्रैक्शंस है, जो कि फिजिकल नॉइस है, फटीग है। आपने देखा होगा इफेक्टिव लिसनर हमेशा ऐसे बैठता है, नॉड भी कर रहा होता है। नॉडिंग क्या है, नॉन वर्बल क्यू है, वेरी गुड। नॉडिंग क्या है, एक नॉन वर्बल क्यू है हमारी। सो उसके वो भी कर रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर पूरा मोटिवेशन भरा होता है, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब से भरा नहीं लगेगा, कोई ऐसे सुस्त नहीं बैठा होगा क्लास में, है ना। सो ये क्या है, सब एक इफ़ेक्टिव लिसनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम, ये है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा इफेक्टिव लिसनर, क्योंकि वो सुन रहा है, उसे डाउट आ रहा है, वो सुन रहा है, उसे डाउट आ रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ पा रहा है। और अगर कोई टीचर कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब दे भी पा रहा है और तर्क वितर्क करने की भी क्षमता रखता है क्लास में, है ना। सो क्या है, ये सब एक इफेक्टिव लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक हैं, इफेक्टिव लिसनर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लर्निंग के क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से जो हैं वो आउटसाइड द प्रीव्यू, मतलब कि इनमें से जो कौन सा है ये लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक हो ही नहीं सकता। पहला कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्या हम पूरे लाइफ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लर्निंग टेम्पररी चेंज लाता है बिहेवियर में, कोई परमानेंट चेंज नहीं लाता, टेम्पररी मतलब अस्थायी चेंज लेके आता है। ये लर्निंग है प्रॉम्प्टेड बाय इंडिविजुअल नीड्स, जो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल की आवश्यकताएं हैं उसके बेस्ड पे नहीं, उसके बेस्ड पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, लर्निंग ट्रांसफ़र करी जा सकती है। क्या मैं आपको अपनी लर्निंग ट्रांसफ़र कर रही हूँ? जी हाँ। तो क्या ये एक लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक हो गया? ये तो हो गया। तो ये मैम नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या अपनी अप्रोच रखेंगे, आप आज अप्रोच भी सुन लीजिए MCQ सॉल्व करने की। सबसे पहले जब हमारे पास ये कोई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं MCQ टाइप के, तो हम क्या मेथड करेंगे, डिडक्शन का मेथड यूज़ करेंगे कि ऑप्शन देखें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो तो हम क्या डिडक्ट करते जाएंगे ऑप्शन कि ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, है ना। क्यों? क्योंकि लर्निंग तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, मैंने सीख लिया तो मैं दूसरे को भी सिखा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले होती है लर्निंग ट्रांसफ़र सबकी, है ना। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले सब 2-2 मिनट जो भी सब फ्रेंड्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं 2-2 मिनट में पूरे के पूरे कि कैसे सॉल्व होने हैं, है ना। तो वो सब क्या है, ये ट्रांसफरेबल है, इसका मतलब जो आपने पढ़ा उसे तो ट्रांसफ़र कर पा रहे हो आप। नेक्स्ट है कि ये इंडिविजुअल नीड्स के केटर करता है या उससे प्रॉम्प्ट है, तो हाँ, है ना। इंडिविजुअल, अगर किसी की इंडिविजुअल नीड है उसे बेकरी सीखनी है तो वो बेकरी सीखेगा, अगर किसी की इंडिविजुअल नीड है उसे जावा सीखना है तो वो जावा सीखेगा, अगर किसी की नीड है कि उसे टीचिंग एड्स सीखना है तो वो टीचिंग एड्स के बारे में सीखेगा, है ना। किसी को रिसर्च सीखनी है तो वो रिसर्च करना सीखेगा। तो ये सब क्या है, हमारे एक इंडिविजुअल नीड्स हैं, ठीक है, प्रॉम्प्टेड बाय इंडिविजुअल नीड्स, मतलब कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग का हमारी। नेक्स्ट आता है कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है तो ना, हम कब तक लर्न करते रहते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम अपने बच्चों से सीखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या हो रहा है ना। जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमसे फ़ोन चलाना सीखा है, तो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग एक टेम्पररी चेंज लाता है बिहेवियर में? नहीं, लर्निंग एक स्थायी यानी कि परमानेंट चेंज लाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है यहाँ पर, लर्निंग इज अ टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, नहीं, ठीक है। लर्निंग एक टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर नहीं है, बल्कि एक परमानेंट कह लो, परमानेंट या स्थायी चेंज है बिहेवियर के अंदर, ठीक है। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि ये चलता ही रहता है ना। आप अपने थिंकिंग को, आपके एटीट्यूड को, आप अपने इंटरेस्ट चेंज होते ही रहते हैं सबके, है ना। आज आप मान लो कि आज आप यूट्यूब पे गए, आपने देखा अरे वाह ये तो क्या क्या नए नए चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो क्या आप उससे सीख रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, कैसे हो रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए हो रहा है, तो आप क्या, बहुत से लोग सीख रहे हैं उसे कहाँ से, बहुत सारे सोर्सेस की वजह से सीख पा रहे हैं, ठीक है। एक गोल ओरिएंटेड है, लर्निंग का एक गोल है, आपका गोल है आपको अपना पेपर निकालना है, नेट का पेपर निकालना है, अपना टीचिंग का पेपर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये एक गोल के साथ पढ़ रहे हैं, एक गोल के साथ अपनी लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया, ठीक है, यानी कि लक्ष्य निर्धारित प्रोसेस, प्रक्रिया हो गई है, ठीक है। लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगी। मुझे, मेरे जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हैं, मुझे जो सीखना है, मेरे ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं आपसे, है ना। मेरे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हो गए आपको पढ़ाना, इसलिए मैं और पढ़ती रहती हूँ कि मुझे आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लर्निंग का, कि हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो क्या, सबके लर्निंग के अपने अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। लर्निंग इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि जो लर्निंग है ना, वो किस किस चीज़ का आउटकम है, जो एक इंडिविजुअल यानी कि एक मैं, एक व्यक्ति
और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बीच में, जो हमारा पर्यावरण है उसके बीच में एक जो बात इंटरेक्शन जो हो गया उनका, उससे ही क्या होता है, लर्निंग होती है। हम मोटिवेट होते हैं अपने इन्वायरमेंट से। अब कोई जना पढ़ रहा है, ठीक है, उसके आसपास वाले नहीं पढ़ रहे, तो क्या वो मोटिवेट होगा पढ़ने के लिए? नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और रूम है, ठीक है, हमारे हॉस्टल, मान लीजिए एक हॉस्टल में एक और रूम है जहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, तो आप क्या मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल मोटिवेट होंगे। तो ये क्या हो गया, लर्निंग इज द आउटकम ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। हमारे जो पर्यावरण है और जो व्यक्ति है उसके अंतक्रिया का ही परिणाम है लर्निंग। और लास्ट में क्या है, लर्निंग ट्रांसफरेबल है, यानी कि मैं उसे और किसी सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी सिचुएशन में यूज़ कर सकती हूँ मैं अपनी नॉलेज। जी हाँ, बिल्कुल, हम किसी और सिचुएशन में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, इससे पलट के हर साल क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, इसका एक आपको वो भी दे देती हूँ। इसके अंदर एक थ्योरी है लेव विकोट्स्की की। ठीक है, ये लेव विकोट्स्की की थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। सो अ चाइल्ड हु फील्स इट डिफ़िकल्ट टू डू अ टास्क अलोन। एक बच्चा है, उसको डिफ़िकल्टी होती है एक चीज़ टास्क करने में, एंड इज़ एबल टू डू इट बेटर, और वो बेटर कर सकता है अगर उसको कोई स्किल्ड पर्सन या उसके पीयर या बड़ों का उसको साथ मिल जाए, उनकी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम अकोमोडेशन कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समायोजन कहेंगे, समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहेंगे, या फिर एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण कहेंगे, या फिर इक्विलिब्रियम, या फिर बताइए क्या कहेंगे इसे? जी हाँ, बिल्कुल सही, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो लेव विकोट्स्की ने कहा था अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी थी। कौन सी थ्योरी के अंदर? लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेव विकोट्स्की ने कहा था कि वो एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा स्पेस है जो कि लर्नर अपने आप कर सकता है बिना किसी असिस्टेंट के, मतलब बिना किसी मदद के, और जो कुछ काम वो कर सकता है और अच्छे से कर सकता है किसी की असिस्टेंट के साथ, किसी की मदद के साथ उसे कर पाएगा, असिस्टेंस के साथ कर पाएगा। तो वो क्या होगा? वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि वो क्या कर सकता है खुद से और क्या वो किसी और की मदद से कर सकता है। तो जो उसके बीच का स्पेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। आइए हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं इसे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। तो इसके अंदर ये है कि देखो, इसके अंदर वो बिना किसी असिस्टेंट के अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है बच्चा। ठीक है, तो इसके बीच में और जो ये विद गाइडेंस कर सकता है, तो जो ये स्पेस है ना, इनके बीच में ये स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि वो कितना अप्रॉक्सीमेटली डेवलप कर सकता है। और तीसरा है कि भाई उसे असिस्ट भी कर दो तब भी वो नहीं कर पाएगा, तो क्या डेवलपमेंट? वो हमारे डेवलपमेंट की जोन से तो बाहर हो गया ना। तो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस किस के बीच में होता है? क्या हम खुद से कर सकते हैं, क्या जो स्टूडेंट है वो खुद से कर सकता है, और क्या जो स्टूडेंट है वो गाइडेंस के साथ या किसी की हेल्प के साथ, स्किलफुल पर्सन की हेल्प के साथ कर सकता है। आई होप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ZPD क्या होता है, एक और बार अपने वर्ड्स में। अब आता है एक्टिव लिसनिंग, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, ये बहुत बार रिपीट होता है, UGC नेट के एग्जाम में भी ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हमारे जो सीक्वेंस क्या है, किसका सीक्वेंस पूछ रहा है? एक्टिव लिसनिंग का। ठीक है, सक्रिय श्रवण, जो सुनना। अब आप क्या है? श्रोता है, सुन रहे हैं। हाँ जी, तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, रिमेंबरिंग स्मरण, रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया, रिसीविंग प्राप्त करना, इवेल्युएटिंग मूल्यांकन उसका। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? सोचिए और इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा सही है। बिल्कुल सही, आप लोग सब सही हैं, तो इसका थर्ड ही ठीक है।
सो सबसे पहले क्या होता है कि हम रिसीव करते हैं, हमारे कानों में बात पहुंचती है, ठीक है, हम उस बात को रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया रिसीविंग, जो कि फोकस ऑन हियरिंग अ स्पीकर्स मैसेज। किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि आप जो मुझे मैसेज दे रहे हो वो है तो है क्या, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा रिसीविंग। उसके बाद क्या आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग, कि क्या जो मैंने सुना मैं उसे अंडरस्टैंड करूँगा उसके बाद, है ना, कि वो बोला क्या, मैंने सुन तो लिया कि ये लेके आना है, लेकिन उसने बोला क्या, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद उसको याद रखेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसके बाद उसे इवैल्यूएट करेंगे और फिर उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, उस मैसेज का हम अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। कानों से सुनो, उसे अंडरस्टैंड करो, उसे रिमेंबर करो, ठीक है, याद करो, उसे इवैल्यूएट करो कि भाई ये ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आप रिस्पॉन्ड करो। बोलते हैं ना, सोच समझ के बोला करिए। दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे हमारे 5 स्टेजेस ऑफ लिसनिंग के। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड करेक्ट व्हेन टीएल मॉडल कौन सा हो गया हमारा, टीचिंग लर्निंग मॉडल हमारा हुआ है, ठीक है, सही माना जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सही माना जाएगा, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स। जो टीचिंग और लर्निंग है वो एक दोनों स्वतंत्र कार्य हैं। शिक्षण यानी कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो एक अभिन्न संबंध में है, अभिन्न संबंध में है या फिर एक सक्रिय रिलेशनशिप में है, ठीक है। टीचिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इवन इफ देयर इज़ नो लर्निंग। वो कह रहे हैं कि हम टीचिंग तब भी कह सकते हैं जब एक कोई लर्निंग है ही नहीं, ठीक है। देयर कैन बी नो लर्निंग, कोई लर्निंग नहीं हो सकती विद नो एक्ट ऑफ टीचिंग टेकिंग प्लेस। वो कह रहे हैं कि हम कभी लर्न कर ही नहीं सकते अगर अनलेस एंड अनटिल कोई टीचिंग चल ही नहीं रही है। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है? यस, तो जो टीचिंग और लर्निंग है ये दोनों एक अविभाज्य यानी कि इंटीग्रल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अविभाज्य, एक अविभाज्य रिलेशनशिप, इंटीग्रल, एक सक्रिय रूप से कनेक्टेड है ये दोनों, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा टीएल मॉडल, टीचिंग लर्निंग मॉडल। अब आप खुद सोचिए, ठीक है, अगर ये आंसर नहीं होता तो क्या जो टीचिंग देयर कैन बी नो लर्निंग, क्या बच्चे बिना टीचर के सीखते नहीं हैं? चलना बिना कोई चलाना सीखता है, सिखाता है उन्हें? नहीं, अपने आप सीखते हैं। तो क्या लर्निंग हो रही है बिना टीचिंग के? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। क्या खाना सीखता है? नहीं। तो क्या हो रहा है, लर्निंग तो हो रही है बिना टीचिंग के। बट क्या टीचिंग हो सकती है बिना लर्निंग के? नहीं, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ही ये है ना कि सामने वाला सीखे, लर्न करे। तो टीचिंग बिना लर्निंग के नहीं हो सकती। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट कार्य हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए इंटीग्रल अविभाज्य रूप से एक कार्य हैं। दोनों टीचिंग और लर्निंग साथ साथ एक साथ होते हैं, ठीक है। सो हमारा टीएल मॉडल यही कहता है कि जो हमारा जो टीचिंग की डेफिनेशन है कि हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ हम और जो टीचर है, जो टीचर लर्नर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, टीएल मॉडल, टीचिंग लर्निंग मॉडल, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि जो हमारे बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स व्हाइल द लेसन इज प्रेजेंटेड थ्रू दैट मॉडल। तो इसके अंदर क्या है, बिहेवियर भी इंक्लूडेड है, किसका, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस कौन से है। लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस कौन से हो गए, जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बात कर सकते हैं, मतलब कि पारस्परिक रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जो, ठीक है, लाइव जो हो। तो क्या हो सकते हैं वो इसके अंदर, लाइव इंटरैक्टिव डिवाइसेस। याद रखिएगा, लाइव होने चाहिए। लाइव मतलब तुरंत, जैसे कि क्या ये क्लास लाइव है? नहीं। अगर ये लाइव क्लास कब होती, जब मैं YouTube पे आपके यहाँ पे पोस्ट ना करके लाइव आती, आप सब भी लाइव आते, तो क्या होती, वो लाइव क्लास होती, ठीक है। अब इस लाइव को इससे इंटरैक्ट करके देखो, इससे जोड़ के देखो। सो इसका आंसर में क्या होगा, इसके आंसर में होगा ईमेल। क्या ईमेल होगा? सोचने वाली बात है। मैंने आपको मेल लिखा, आपके पास मेल पहुंचा
आज मैंने सुबह लिखा, आपके पास सुबह पहुंच गया मेल, आपने पढ़ा रात को, तो क्या ये लाइव बातचीत हो पा रही है? नहीं। तो ईमेल तो गया, ईमेल तो हमें पता है कि ये लाइव बातचीत तो नहीं करा सकता ईमेल। स्काइप, स्काइप पे तो फ़ोन करो ना, बातचीत हो रही है ना, लाइव बातचीत हो रही है स्काइप पे। तो क्या होगा ये? यस, ये एक लाइव इंटरैक्टिव क्लास होगी। क्या ऑनलाइन चैट एक लाइव इंटरेक्शन होगी? जी हाँ, आप लोग अगर हमारे लाइव क्लासरूम होता है, लाइव यूट्यूब पे आते हैं हम, तो आप अपने कमेंट्स लिख पाते हैं ना, तो क्या हो रहा है? वो ऑनलाइन चैटिंग हो रही है, हो तो रही है, ठीक है। और क्या? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी एक पार्ट ऑफ लाइव इंटरेक्शन ही है। चलो जी, फेसबुक, क्या फेसबुक पे हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं? नहीं। आपने आज पोस्ट डाला फेसबुक पे, किसी ने कल देखा, किसी ने परसों देखा, किसी ने नहीं देखा, तो क्या ये लाइव इंटरेक्शन हुआ? नहीं, ये लाइव इंटरेक्शन नहीं हुआ। और व्हाट अबाउट ब्लॉग? ब्लॉग तो मैंने लिख दिया, उस पर किसी ने कमेंट कर दिया तो कर दिया, किसी ने यूज़ कर लिया तो कर लिया, तो क्या ये लाइव हुआ? नहीं, ये भी लाइव नहीं हुआ। तो हमारे आंसर क्या हो गया? बी, सी और डी। आई होप आपको PYQs में आज बहुत मज़ा आया होगा। और आज के बाद अब हम रोज़ आपको इसी टाइम, सेम टाइम पर मिलेंगे यहीं पर एक नए PYQ सेशन तक, जब तक हमारे एग्ज़ाम्स है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए, कोई आपको हमारे और किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कुछ, अगर और शेयर भी करिएगा अगर अच्छा लगा तो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।